और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है। सैयद अकबरुद्दीन ने बयान दिया है कि चीन से सभी मुद्दों पर बात होगी। साफ कर दिया है कि जो हम देख रहे हैं ट्रांसग्रेशंस की घटना, चीनी सेना की घुसपैठ की घटना, इस मुद्दे पर बात बाकायदा आज शिखर वार्ता के दौरान होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक मौका नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज दिन के दौरान जहां पर इन मुद्दों को उठाया जाएगा। उन्होंने अश्योर शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि एक तरह से विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं है कि सरकार इस मुद्दे को नहीं उठाएगी। और ये भी कहा कि कल भी, यानी कि कल जब शी जिनपिंग यहां पर पहुंचे थे और सबसे पहले सुबह हमने देखा था कि चीनी राष्ट्रपति के आने से कुछ ही घंटे पहले हमने देखा था चुमार सेक्टर में बाकायदा पीएलए के जवान घुसे थे और रात में रीइंफोर्समेंट्स पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से बढ़ गई थी। उसे लेकर भी अकबरुद्दीन ने बाकायदा ये बयान दिया है कि इस मुद्दे को कल भी उठाया गया था एट दी हाईएस्ट लेवल, यानी कि साफ तौर पर ये कहा कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में इसको लेकर कल भी बातचीत हुई। यानी कि जो तस्वीरें हम कल देख रहे थे, जो एटमॉस्फेरिक्स देख रहे थे, हम देख रहे थे साबरमती रिवर फ्रंट पे कैसे झूले पर शी जिनपिंग और मोदी बैठे हुए हैं, कैसे 150 पकवान परोसे जा रहे हैं, कैसे उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत गाना गा रही हैं और गरबा चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच विदेश मंत्रालय का ये बयान कि सरकार ने एक तरह से आंखें नहीं मूंदी हैं और जो घुसपैठ की घटना है, ट्रांसग्रेशंस है, वो कहीं ना कहीं टॉक्स के दौरान कल भी बातचीत हुई और आज भी फिगर आउट करेगा। आलोक जी, ये कल क्योंकि एक सवाल इसलिए उठा था, कल चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, हमारे स्टूडियो में आके सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ये बात बोली थी कि इस तरह की जो खबरें हैं वो ना तो विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा है, ना हमारे रक्षा मंत्रालय ने कुछ कहा है और ये पूरी तरह से कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है कि पीएलए की तरफ से कुछ हो रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी के बयानबाजी हमने जो सुनी थी, उनका ये कहना था कि मतलब एक तरह से इग्नोर, हमारे रक्षा मंत्रालय ने कुछ कहा है और ये पूरी तरह से कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है कि पीएलए की तरफ से कुछ हो रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी के बयानबाजी हमने जो सुनी थी, उनका ये कहना था कि मतलब एक तरह से इग्नोर करने वाली बात थी कि ऐसा कुछ शायद हुआ ही नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कल रात में ही आपको लगता है कि धीरे धीरे जो एक हफ्ते की डेवलपमेंट थी वो थोड़ा इतना ज्यादा गतिविधि बढ़ गई कि सरकार को बाहर आना पड़ा और ये जो बयान आया है ये बड़ा सोच समझ कर दिया गया बयान है। देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो डॉक्टर स्वामी के बारे में आपको मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आप भी जानती हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्वामी चीन के बहुत पुराने एक्सपर्ट रहे हैं और मुझे तब भी याद है मिसेस गांधी के समय में जो सबसे बड़े विरोधी गांधी परिवार के माने जाते रहे और उस समय भी बहुत बड़े विरोधी थे, तब भी चीन से कुछ संवाद के लिए डॉक्टर स्वामी को भेजा गया था। तो डॉक्टर स्वामी चीन के बीच के एक बड़े सूत्रधार रहे हैं बीच ऐसा नहीं, कई सब लोग काम करते हैं जो बाहर से, जो सरकार में न रह करके भी। तो डॉक्टर स्वामी का ये कहना, वो बीजेपी की तरफ से मानिए या वो चीन के साथ संबंधों को कैसे आगे बढ़ा रहा, स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है, उस दृष्टि से उनका एक तो जवाब है जो हम पहले भी बात करते हैं। और कल जो गतिविधि आप जो कह रही हैं रात को जो बढ़ी, उसके पीछे यही है कि चीन भी ये दिखाना चाहता है, उनकी पीएलए को आप कह लीजिए, जैसा अभी मिसेस चक्रवर्ती कह रही थी, ये सही है कि चीन की पीएलए या वो लोग भी अपना, जैसे पाकिस्तान में आईएसआई या उनका सेना अपना करता है, चीन में ऐसा तो नहीं है क्योंकि वहां राष्ट्रपति के अधीन ही वहां भी सेना भी है। लेकिन जैसा होता है ना, हमारे यहाँ भी ऐसा, मान लीजिए कल राजनाथ सिंह कुछ बात कहते हैं हमारे हितों को ध्यान में रख करके, तो वो भी एक हिस्सा होता है कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी है। उसी तरह से वहां के लोग अधिकार ऐसा वो भी नहीं मान सकते कि हम चूंकि व्यापार करने लगे हैं तो चीन में भी ये मैसेज चला जाएगा कि व्यापार करने के लिए इन्होंने अपना हिस्सा अधिकार छोड़ दिया। इसलिए चूंकि देखिए, आप अरुणाचल के कुछ हिस्से और कश्मीर के भी अक्साई चीन वाला जो इलाका है उसके अधिकार को लेकर के हमारी तरफ से भी बड़ा एक दबाव है। और जब उनके लोग एक बार 1000 आए तो हमारे भी 1000 वहां खड़े हुए हैं। तो कल की जो गतिविधि है ये दिखाती है कि आप बातचीत में इसको नजरअंदाज मत करिएगा कि यहाँ ये चलता रहता है और उसका एक पूरा एक नेशनल एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं ये भी एक कूटनीतिक दबाव का हिस्सा है, सही बात यह है। और दूसरी तरफ जब इन मुठभेड़ों की घटनाएं, या मुठभेड़ तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ तो मुठभेड़ नहीं होती, मुठभेड़ तो पाकिस्तान बॉर्डर पर होती है। जब घुसपैठ की चर्चा जब ज्यादा होती है तो आप ये जरूर मानिए कि वहां का मीडिया तो चूंकि वहां कुछ ओपन इतना है नहीं, उतना ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं करता। मैं अभी सुबह भी देख के आया, चाइना का अपनी जो उनकी ऑफिशियल रेडियो इंटरनेशनल और टेलीविजन का जो उनका नेटवर्क है, उसकी वेबसाइट पे उन्होंने वियतनाम के जिस पर जैसे उनके प्रवक्ता ने जरूर अपनी बातें कही हैं, हमारा विरोध किया है कि आप वहां कैसे उनके साथ ओएनजीसी से समझौता किया है, लेकिन उनकी साइट पर वो नहीं दिखाई देता। तो हमारे यहाँ हम लोग ओपन हैं
हम एक दबाव दूसरे ढंग से भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते बनाते हैं और उनके यहाँ एक अंदर की गतिविधि चलती है कि उनके देश में, क्योंकि उनके यहाँ जब संसद होती है तो उनमें बाहर इतनी चर्चा नहीं होती है, उनकी खास करके पार्टी में जब बैठक होती है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर वो इतना कड़ा विरोध भी करते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी बातों को असहमतियां व्यक्त करते हैं कि आप भारत को क्या बेच देंगे, अपना सामान बेचने के लिए आप ये करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब गतिविधि इस कूटनीति और स्ट्रेटेजी के तहत है और उसका नतीजा ये सही है कि यदि आने वाले महीनों में यदि सीमा विवाद में कुछ हिस्सों को लेकर के सहमति बनती है तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक टर्न होगा पूरे इस एशिया के लिए और दुनिया के लिए, और उस दृष्टि से कुछ आगे कदम बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक संकेत है, कल की गतिविधि एक तरह से हमारे लिए लाभदायक भी साबित हो सकती है, बशर्ते यदि बातचीत दोनों ढंग से उसी मन से हो जो बहुत बोली जा रही है। हाँ, जो मंशा और मन कहाँ पर है या दिल कहाँ पर है, ये भी एक सवाल है। स्मृति जी ये बताएं कि अभी अक्साई चिन और अरुणाचल की बात की, मैं इस पहलू पर बाद में आती हूँ, लेकिन बाकायदा एमईए की तरफ से बयान आना, क्योंकि कल हम लगातार देख रहे थे, चाहे वो सरकार हो चाहे वो बीजेपी हो, लगातार इन मुद्दों पर जैसे कि बात तो होने दीजिए, आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच में अगर समझौते होते हैं ये तो होने दीजिए, फील गुड को लेकर, पीआर को लेकर ज्यादा स्ट्रेस था, लेकिन आज बाकायदा एमईए का सामने आना और ये कहना नहीं कंटेंशियस इश्यूज हैं, इसको लेकर एश्योर किया, आश्वासन दिया कि कल भी बात हुई थी और आगे भी बात होगी। तो इसका मतलब है कि भारत इन मुद्दों को उठाने वाला है और पुरजोर तरीके से उठाने वाला है। भारत ने ये मुद्दे तो पहले भी उठाए हैं, ये बात नहीं है कि पहली बार उठाएंगे। जब 2013 में चीन के प्रधानमंत्री ली खचियांग भारत आए थे मई के महीने में, तब इसके बारे में बातचीत हुई थी और उनके आने से पहले भी बातचीत हो रही थी। और आपको याद होगा तभी भी ये डेमचौक इंसिडेंट हुआ था और बहुत कुछ ट्रांसग्रेशन हो रहे थे, और उनके साथ बातचीत के जरिए ये बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट आ गया। उसमें ये था कि जब भी कोई इस तरह का ट्रांसग्रेशन हो वो बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, हाँ, वापस चले जाएंगे अपने जगह पे। अब वो शायद बहुत कामयाब नहीं हुआ है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसको मजबूत करना ये बहुत जरूरी है, और उसके अलावा भी अगर एक और कोई अग्रीमेंट जिसमें कि बॉर्डर मैनेजमेंट हो, क्योंकि ये जो बॉर्डर है, जो हमारी सीमा है ना, ये समस्या बहुत ही जटिल समस्या है। इसको बहुत जल्दी मैं नहीं देख रही कि इसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन बॉर्डर की मैनेजमेंट ठीक तरह से हो, ठीक है, उसके तरफ तो काम किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए हमें ये बताइए हमारे पास ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, विशेष प्रतिनिधि, हाँ, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो दोनों देशों के लिए इस वार्ता में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर चर्चा होती है, क्या होना चाहिए? बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अक्साई चीन को रखिए, हम अरुणाचल को रखेंगे। आपको लगता है इतना आसान होगा? एग्रीमेंट हो गया था 1959 साल में। नहीं, अभी अब के बाद तो इतनी जल्दी शायद नहीं होगा, लेकिन आप याद रखना कि 1959 साल में जब चौवेनलाई इंडिया आए थे, उन्होंने ये प्रपोजल भारत के सामने रखा था, ये प्रस्ताव रखा था, हमने तब माना नहीं था। तो वो हमसे एक गलती हुई है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें गिव एंड टेक होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम अक्साई चीन भी लेंगे और अरुणाचल भी हमारा रहेगा और चीन को कुछ नहीं मिलेगा। गिव एंड टेक के बगैर नेगोशिएशन होता नहीं है, क्योंकि चीन को भी अपनी जनता के पास जवाबदेही देनी है। हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक वहाँ पे गणतंत्र है नहीं, लेकिन फिर भी उनके लोग जो है वो बहुत ही मतलब नेशनलिस्ट हैं, वो ये नहीं मान लेंगे आसानी से। उनकी सरकार गिर सकती है अगर वो अक्साई चीन और अरुणाचल दोनों ही भारत को दे दे। तो बेस्ट सिनेरियो तो यही हो सकता है। बेस्ट सिनेरियो ये हो सकता है, इन्होंने कहा। आलोक जी, अब इसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशन पर आते हैं। हम जानते हैं कि चाहे मोदी हो चाहे शी जिनपिंग हो, बहुत स्ट्रांग लीडर्स है, लेकिन इसके बावजूद दोनों कंट्रीज में प्रेशर। बेस्ट केस सिनेरियो, और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी डिफैक्टो स्टेटस को जो बॉर्डर है वो वैसे का वैसे रहे। अक्साई चिन और अरुणाचल आप ये रख लीजिए, आप ये रख लीजिए, लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछले 62 के बाद से हमारी राजनीति जो रही है वो यही रही है कि अभी क्लैरिटी ना हो, कंफ्यूजन की स्थिति चाहे दोनों मुल्कों की तरफ से रही है, लेकिन वो रही है क्योंकि कंटेंशियस इश्यूज पे शायद बात करने में भी डर लगता है। देखिए, उसकी वजह है कि दोनों यदि नेता ताकतवर होंगे, आप देखिए जिस समय अभी जो चक्रवर्ती कह रही थी, जिस समय वो बात हुई थी तब नेहरू थे,
तो नेहरू उस समय बहुत स्ट्रांग लीडर माने जाते थे 59 के उस समय, चाउमिन वहां के स्ट्रांग लीडर माने जाते थे। आज लगभग वही स्थिति है। शी चिंग जो है इस समय उनकी स्थिति वही है। वो अभी 10 साल लगभग 9 साल और उनके पास हैं, अभी 1.5 साल पहले वो बने हैं। तो वो एक स्थायित्व वहां पर है, वो कल हटने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी कम से कम 5 साल, जबकि उनका तो वैसे भी वो खुद भी कहते हैं 2024 तक मुझे उसके बाद बात करिएगा, तो वो भी 10 साल का एजेंडा सामने उनका रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में कुछ चीजों पर सहमति अभी होकर के, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ महीने या 1 साल बाद जब या अगले चुनाव के पहले भी यदि बहुत बड़ा फैसला कोई हो जाए, देखिए उसके पहले उन्हें थोड़ा सा राज्यसभा में भी अपना वहां पर उतना लोकतंत्र नहीं है जितना हमारे मुल्क में है। वहां पर मतलब जिनपिंग भले ही बहुत ही स्ट्रांग लीडर हो, उनके पास बहुत वक्त हो, लेकिन वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस उतना नहीं है। लेकिन हमारे देश में, और ये तस्वीरें हम सीधा